दोस्तों एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि अपराधी चाहे कितने भी शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम ही क्यों न दे, लेकिन वह कोई न कोई ऐसी गलती जरूर कर बैठता है जो आखिरकार उसे कानून के शिकंजे तक पहुंचा ही देती है। दोस्तों कई बार अपराधी को यहां तक कि लगता है कि उसने हर सबूत को बिल्कुल अच्छे से मिटा दिया है, लेकिन एक छोटी सी चूक पूरी साजिश को बेनकाब कर देती है। दोस्तों आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही है जो आपको शुरुआत से लेकर के आखिर तक सोचने और समझने पर बिल्कुल मजबूर कर देगी। तो चलिए इस पूरे मामले को बिल्कुल विस्तार से हम समझते हैं। दोस्तों आज की जो कहानी है मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, जिसकी साथियों पृष्ठभूमि सऊदी अरब के शहर रियाद में रखी गई है। दोस्तों रियाद के बाहरी इलाके में एक छोटा सा इलाका है जहां दोस्तों रहने वाला लगभग 27 वर्षीय युवक खालिद मेहनत मजदूरी और अपने साथियों परिवार का पालन पोषण करता था। दोस्तों खालिद ज़्यादा पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन वह बेहद ही मेहनती और ईमानदार इंसान माना जाता था। उसकी पत्नी का नाम था दोस्तों नूरा, दोस्तों जिसकी उम्र लगभग मैं आपको बता दूं कि 25 साल के आसपास थी। नूरा पढ़ी लिखी थी और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। दोस्तों लड़का खालिद का सपना था कि उसकी पत्नी अच्छी नौकरी यहां तक कि हासिल करे ताकि आने वाले टाइम में उनके परिवार की जिंदगी बदल जाए। दोस्तों इसी वजह से खालिद बड़े ही मेहनत ही करता था और अपनी सारी कमाई का बड़ा हिस्सा नूरा की पढ़ाई पर हमेशा खर्च करता था। वह हमेशा साथियों अपनी पत्नी से कहता था कि भले ही उसने खुद ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन वह चाहता है कि उसकी पत्नी अपनी मेहनत से एक सम्मानजनक सरकारी नौकरी यहाँ तक कि हासिल करे। अब साथियों बात करते हैं 27 फरवरी 2026 की रात लगभग साथियों 9 बजे नूरा अपने पति खालिद से कहती है कि अगर उसकी छोटी बहन कुछ दिनों के लिए उनके घर आ जाए तो उसे पढ़ाई करने में यहाँ तक कि काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। वह साथियों खालिद से अनुरोध करती है कि वह जाकर के उसकी प्यारी बहन को उनके मायके से ले आए। दोस्तों लड़का जो खालिद था बिना किसी हिचकिचाहट के मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की बात मान लेता है। वह साथियों अपनी मोटरसाइकिल लेकर के रियाद से कुछ दूरी पर स्थित उस इलाके की ओर आखिरकार निकल पड़ता है जहां साथियों नूरा का मायका था। नूरा अपने पति के जाने के बाद घर के कामों में लग जाती है। दोस्तों समय धीरे धीरे बीतने लगता है, लेकिन जब रात यहां तक कि काफ़ी हो जाती है और खालिद वापस नहीं लौटता है तो साथियों नूरा को चिंता होने लगती है। करीब लगभग साथियों 11 बजे वह खालिद के मोबाइल पर नंबर पर कॉल करती है, लेकिन फ़ोन साथियों लगातार स्विच ऑफ आ रहा था और पहले तो साथियों उसे लगता है कि शायद बैटरी खत्म हो गई हो या फिर नेटवर्क की कोई समस्या हो गई हो, लेकिन कई बार दोस्तों कोशिश करने के बाद भी फ़ोन बिल्कुल बंद ही मिलता है। इसके बाद नूरा अपने साथियों मायके फ़ोन करती है और अपनी छोटी बहन से पूछती है कि क्या खालिद वहाँ पहुँचा था आपको लेने के लिए, लेकिन साथियों दूसरी तरफ से जवाब मिलता है कि खालिद वहाँ कभी आया ही नहीं। दोस्तों यह सुनते ही उसकी पत्नी नूरा के पैरों के तले बिल्कुल ज़मीन खिसक जाती है। अब साथियों उसके मन में तरह तरह के यहाँ तक के सवाल आने लगते हैं। आखिर साथियों उसका पति गया कहाँ? अगर वह मायके तक पहुंचा ही नहीं तो आखिरकार रास्ते में उसके साथ क्या हुआ? दोस्तों नूरा तुरंत अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और खालिद के जानने वालों को फ़ोन करती है और हर किसी से साथियों पूछती है कि कहीं उन्होंने खालिद को देखा तो नहीं। दोस्तों पूरी रात इसी भाग दौड़ और चिंता में यहाँ तक कि गुजर जाती है, लेकिन अगली सुबह तब भी साथियों न तो खालिद घर लौटता है और ना ही उसका मोबाइल चालू होता है। दोस्तों 28 फरवरी 2026 को सुबह नूरा फैसला करती है कि अब उसे पुलिस स्टेशन जाकर के अपनी पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। दोस्तों उधर उसी सुबह लगभग 8 बजे रियाद के बाहरी इलाके में स्थित एक सार्वजनिक गार्डन के पास साथियों कुछ लोगों की नज़र सड़क किनारे पड़े एक युवक पर आखिरकार
पड़ती है। जब दोस्तों लोग पास जाकर के यहाँ तक कि अपनी आंखों से देखते हैं तो पता चलता है कि वह व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों कुछ स्थानीय लोग उसकी पहचान खालिद के रूप में यहाँ तक कि करते हैं और फिर तुरंत ही उसके परिवार को सूचना दिया जाता है। दोस्तों कुछ ही देर में खालिद के बड़े भाई फहद साथियों और उसकी पत्नी नूरा मौके पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि नूरा जैसे ही अपने पति का शव यानी खालिद को देखती है साथियों वह जोर जोर से रोने लगती है। मौके पर साथियों मौजूद लोगों को पहली नज़र में ऐसा लगता है कि शायद यह कोई सड़क दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि दोस्तों शव से थोड़ी दूर पर खालिद की मोटरसाइकिल भी गिरी हुई थी जो साथियों काफ़ी क्षतिग्रस्त बिल्कुल दिखाई दे रही थी। लेकिन साथियों एक सवाल सभी के मन में था कि अगर यह सिर्फ एक सड़क हादसा है तो खालिद का मोबाइल फ़ोन आखिरकार कहाँ गया दोस्तों, और उसका मोबाइल पूरी रात से आखिरकार बंद क्यों था। दोस्तों इसी बीच खालिद का बड़ा भाई फहद इस साथियों घटना को बिल्कुल भी साधारण दुर्घटना मानने से बिल्कुल साफ साफ तुरंत इनकार कर देता है। वह साथियों तुरंत नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचता है और फिर अधिकारियों से कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि उसके भाई की मौत सिर्फ एक हादसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों उसका कहना था कि अगर यह एक्सीडेंट होता तो मोबाइल फ़ोन गायब क्यों होता। दोस्तों अब बात करते हैं पुलिस उसकी बात गंभीरता से यहाँ तक की लेती है और साथियों अपनी टीम के साथ फिर पुलिस घटना स्थल पर तुरंत पहुँचती है। दोस्तों अधिकारियों द्वारा शव का निरीक्षण तुरंत किया जाता है। शरीर पर साथियों कई जगह चोटों के निशान दिखाई देते हैं दोस्तों, जिन्हें देख करके शुरुआती तौर पर मामला सड़क दुर्घटना जैसा लग रहा था। फिर भी साथियों जो वहाँ की पुलिस थी सभी पहलुओं को बड़े ध्यान से रखते हुए शव को साथियों पोस्टमार्टम के लिए तुरंत ही यहाँ तक कि भेज देती है। दोस्तों इसके बाद अधिकारियों द्वारा परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जाती है। फहद साथियों बार बार यही कहता है कि उसे यकीन है कि उसके भाई के साथ कोई साजिश हुई है। दोस्तों पुलिस उससे पूछती है कि क्या उसे किसी व्यक्ति पर आखिर का शक है, लेकिन साथियों खालिद का भाई जवाब देता है कि उसे किसी विशेष व्यक्ति पर इसके बारे में संदेह नहीं है। वह केवल इतना कहता है कि साथियों अगर इस मामले की गहराई से जांच की जाए तो सच्चाई जरूर सामने आ जाएगी। आखिरकार दोस्तों फिर पुलिस अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज करती है और फिर होता क्या है कि जांच शुरू कर देती है। दोस्तों जांच की शुरुआत खालिद के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल से ही की जाती है, लेकिन जब पुलिस कॉल डिटेल साथियों की जांच करती है तो उन्हें ऐसा कोई संदिग्ध नंबर नहीं मिलता है जिससे जांच को तुरंत कोई दिशा आखिरकार मिल सके। यही साथियों यह मामला और भी ज़्यादा रहस्यमय बिल्कुल बन जाता है, क्योंकि साथियों हर सुराग मानो किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा था। हालांकि दोस्तों पुलिस सच्चाई तक पहुंचने के लिए एक बार फिर घटना स्थल पर लौटती है। टीम साथियों पूरे इलाके की बारीकी से यहाँ तक की जांच पड़ताल करती है। सड़क के साथियों दोनों किनारों आसपास की झाड़ियों और हर संभावित जगह को देखा जाता है, लेकिन साथियों शुरुआत में उन्हें ऐसा कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता है जिससे यह बिल्कुल साफ हो सके कि आखिर खालिद की साथियों मौत कैसे हुई कैसे नहीं हुई। दोस्तों इसी दौरान जब जांच अधिकारी दोबारा उसी स्थान पर निरीक्षण करते हैं जब साथियों खालिद का शव मिला था तो साथियों सड़क से कुछ दूरी पर मिट्टी में घिसटने जैसा निशान दिखाई देता है। उन निशानों को देखकर साथियों ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति के शरीर को दूसरी जगह से खींच करके सड़क किनारे लाया गया हो। दोस्तों यहीं से पुलिस का शक यहाँ तक कि और भी गहरा होने लगता है। अब साथियों अधिकारियों को लगने लगता है कि शायद लड़का खालिद के बड़े भाई फहद ने जो शुरुआत से हत्या की आशंका जता रहे थे उनकी बात पूरी तरह से गलत बिल्कुल नहीं थी। लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, अगर यह हत्या थी तो खालिद आखिर का दुश्मन कौन था और फिर आखिर उसकी जान लेने के पीछे मकसद क्या था। दोस्तों खालिद के कॉल रिकॉर्ड से कोई खास सुराग नहीं मिलने के बाद
पुलिस साथियों जांच का दायरा बढ़ाती है और फिर अब साथियों उसकी पत्नी नूरा के मोबाइल रिकॉर्ड की साथियों जांच शुरू करती है। जब साथियों जांच अधिकारी नूरा के जो उसकी पत्नी थी उसकी कॉल रिकॉर्ड का विश्लेषण करते हैं तो साथियों उन्हें एक ऐसा मोबाइल नंबर दिखाई देता है जिस पर साथियों पिछले लगभग 1 साल से लगातार बातचीत होती रही थी। दोस्तों सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 27 फरवरी 2026 की रात जब साथियों खालिद करीब 9 बजे घर से निकला था तो उसके कुछ ही मिनटों के बाद नूरा ने साथियों उसी नंबर पर लंबी बातचीत की थी। दोस्तों इतना ही नहीं, उसके बाद भी दोनों के बीच लगातार संपर्क बना हुआ था। अब साथियों पुलिस उस नंबर की जानकारी निकलवाती है। जांच में साथियों पता चलता है कि वह नंबर फैजल नाम के साथियों लगभग एक 25 वर्षीय युवक के नाम पर दर्ज है। दोस्तों नूरा के मायके वाले इलाके का रहने वाला था। दोस्तों इतनी जानकारी मिलते ही पुलिस की जांच पूरी तरह से साथियों नई दिशा में मुड़ जाती है। अब साथियों अधिकारियों को लगने लगा था कि इस मामले में नूरा से विस्तार से पूछताछ करना बिल्कुल ज़रूरी है। दोस्तों नूरा को पूछताछ के लिए यहाँ तक कि बुलाया जाता है। शुरुआत में साथियों वह पूरी तरह से शांत रहती है और कहती है कि उसे इस घटना के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब साथियों अधिकारियों से बार बार वह यही कहती है कि वह अपने पति से बेहद प्यार करती थी और उसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। लेकिन दोस्तों जांच अधिकारी उसके सामने कॉल रिकॉर्ड रखते हैं। फिर दोस्तों होता क्या है कि उससे फैजल अल सम्मारी जो था के बारे में सवाल पूछे जाते हैं। जैसे ही साथियों फैजल का नाम सामने आता है साथियों नूरा के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल अचानक बदल जाते हैं। दोस्तों उसकी घबराहट अधिकारियों की नज़र से छिप नहीं पाती। यहीं से साथियों पुलिस को बिल्कुल महसूस होता है कि शायद उसकी पत्नी नूरा कोई महत्वपूर्ण बात आखिरकार उनसे छिपा रही है। पूछताछ लगातार साथियों जारी रहती है। अधिकारियों द्वारा साथियों उससे एक ही सवाल अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। दोस्तों होता क्या है कि काफ़ी देर तक बातचीत चलने के बाद आखिरकार नूरा फिर बाद में टूट जाती है। वह साथियों स्वीकार करती है कि खालिद की मौत केवल सड़क दुर्घटना बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद साथियों वह पूरी घटना के पीछे की कहानी बताना शुरुआत से शुरू करती है। दोस्तों उसकी बात सुन करके जांच अधिकारी भी कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल मैं बता दूं कि हैरान रह जाते हैं। दोस्तों नूरा बताती है कि शादी के बाद जब वह खालिद के साथ रियाद में रहने लगी थी तब शुरुआती दिनों में तो दोनों के बीच सब कुछ बिल्कुल भी सामान्य था। खालिद जो उसका बहुत ध्यान रखता था और वह अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अपनी पत्नी नूरा की पढ़ाई पर खर्च करता था ताकि वह सरकारी नौकरी यहाँ तक कि हासिल कर सके। दोस्तों नूरा भी शुरुआत में अपने पति के साथ सामान्य जीवन जी रही थी, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि खालिद की सीमित आमदनी के कारण उसके बड़े सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। दोस्तों फिर इसी दौरान उसने पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना यहाँ तक कि शुरू कर दिया। दोस्तों फिर खालिद ने भी बिना किसी शिकायत के उसका पूरा साथ यहाँ तक कि भरपूर दिया। साथियों वह दिन रात मेहनत करता और अपनी पत्नी नूरा की हर ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करता। उसका साथियों सपना था कि उसकी पत्नी सफल हो जाए और भविष्य में उनका परिवार यहाँ तक कि और भी बेहतर ज़िंदगी जी सके। लेकिन दोस्तों इसी बीच घटना से लगभग 1 साल पहले जब साथियों महिला नूरा कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई थी तो साथियों वहीं उसकी मुलाकात फैजल नाम के लड़के से हुई थी। पहले साथियों दोनों के बीच सामान्य बातचीत शुरू हुई। फिर आपको बता दूं कि फिर मोबाइल नंबरों का दोस्तों फिर आदान प्रदान किया गया। फिर होता क्या है कि धीरे धीरे दोनों की बातचीत आगे बढ़ती चली गई। दोस्तों कुछ ही समय के बाद उनकी दोस्ती यहाँ तक इतनी गहरी हो गई कि फिर दोनों साथियों नियमित रूप से फ़ोन पर बात करने लगे। दोस्तों फिर समय बीतने के साथ उन्होंने एक दूसरे से मिलने के बहाने भी यहाँ तक कि ढूंढने लगे। दोस्तों उनकी मुलाकातों का सिलसिला यहाँ तक कि आपको बता दूं कि लगातार चलता रहा। फिर धीरे धीरे दोनों साथियों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए।
दोस्तों शुरुआत में खालिद को इस बारे में कुछ भी यहाँ तक कि पता नहीं चला, लेकिन साथियों कुछ महीनों के बाद उसे नूरा के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा। दोस्तों उसने देखा कि नूरा अक्सर मोबाइल पर व्यस्त रहती है और कई बार उससे बातें छिपाने लगी थी। दोस्तों फिर खालिद को शक तो हुआ, लेकिन दोस्तों उसने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। दोस्तों वह पहले सच्चाई जानना चाहता था और फिर कुछ समय के बाद साथियों उसे ऐसे संकेत मिले जिनसे साथियों उसे अंदाज़ा हो गया कि नूरा और लड़का फैजल के बीच केवल दोस्ती नहीं थी। इसके बाद साथियों खालिद ने नूरा से बात करने की यहाँ तक की कोशिश की। दोस्तों उसने समझाने का भी यहाँ तक कि प्रयास किया कि वह इस रिश्ते को ख़त्म कर दे और अपने परिवार पर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। लेकिन दोस्तों बातचीत और भी धीरे धीरे झगड़ों में तब्दील होने लगी, बदलने लगी। घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। खालिद को साथियों उम्मीद थी कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि तब तक हालात काफ़ी बदल चुके थे। दोस्तों उधर नूरा और फैजल भविष्य में एक साथ रहने के सपने देखने लगे थे। जब साथियों लड़का खालिद ने इस रिश्ते का विरोध करना बिल्कुल शुरू कर दिया, तब साथियों दोनों को लगने लगा कि जब तक खालिद उसकी ज़िंदगी में है वो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन नहीं जी पाएंगे। यही साथियों दोनों ने एक ऐसा रास्ता चुनने का यहाँ तक कि फैसला किया दोस्तों, जिसने आगे चल करके पूरी कहानी को एक खतरनाक मोड़ पर आखिरकार ला दिया। दोस्तों उसके बाद से लड़का फैजल खालिद को साथियों अपनी और नूरा की ज़िंदगी से हमेशा के लिए हटाने का एक प्लान यहाँ तक कि बनाता है। दोस्तों इस योजना में वह अपने दो करीबी दोस्तों को भी यहाँ तक कि शामिल करता है, जिनमें से एक का साथियों नाम सईद था और दूसरे का नाम था माजिस। दोस्तों होता है जब दोस्तों उसके साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब साथियों लड़का जो था फैजल पूरी योजना नूरा के साथ साझा करता है। दोस्तों नूरा उससे कहती है कि काम कब करना है और किस दिन करना है। दोस्तों इसका फैसला वही करेगी। वह कहती है कि सब कुछ इतना सोच समझ करके होना चाहिए कि किसी को भी यहाँ तक कि महसूस भी ना हो कि खालिद की हत्या की गई है या दोस्तों की मर्डर। लोगों को साथियों यही लगे कि यह केवल एक सड़क दुर्घटना थी। अगर किसी को शक भी नहीं होगा तो साथियों पुलिस भी कभी उन तक नहीं पहुंच पाएगी। दोस्तों उसके बाद वे दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकेंगे। दोस्तों फिर फैजल नूरा की बात मान लेता है और सही समय का साथियों इंतजार करने लगता है। दोस्तों कुछ दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई सही मौका नहीं मिलता है और फिर आखिरकार नूरा साथियों खुद एक योजना तैयार करती है। इसी योजना के तहत दोस्तों 27 फरवरी 2026 की रात वह अपने पति खालिद से बहुत प्यार से बात करती है और कहती है कि उसकी छोटी बहन को मायके से ले आना चाहिए ताकि वह कुछ दिन उनके साथ रह करके उसकी पढ़ाई में मदद कर सके। दोस्तों फिर लड़का उसका पति खालिद अपनी पत्नी की बात बिना साथियों किसी शक के भरोसा कर लेता है। दोस्तों रात लगभग 9 से 10 बजे वह अपनी मोटरसाइकिल लेकर के रियाद के साथियों बाहरी इलाके की ओर निकल पड़ता है, जहां साथियों नूरा का मायका था। जैसे साथियों लड़का खालिद घर से निकलता है और नूरा साथियों तुरंत फैजल को फ़ोन करके बता देती है कि खालिद रास्ते में निकल चुका है और आज ही योजना पूरी करनी होगी। उधर साथियों फैजल पहले से साथियों बिल्कुल भी तैयार करके बैठा हुआ था। दोस्तों वो अपने दोनों दोस्तों को सईद और दूसरा माजिस को बुलाता है। इसके बाद वे लोग साथियों एक यूएसबी साथियों वाहन किराए पर लेते हैं और फिर सड़क किनारे खड़े होकर साथियों खालिद के आने का इंतजार करने लगते हैं। दोस्तों कुछ देर के बाद जैसे ही लड़का खालिद अपनी मोटरसाइकिल से वहां से गुजरता है, वे लोग साथियों सुरक्षित दूरी बना करके उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि उनका उद्देश्य किसी सुनसान स्थान तक पहुंचना था जहां साथियों आसपास कोई गवाह न हो। दोस्तों काफ़ी दूर तक पीछा करने के बाद वे लोग साथियों रियाद के बाहरी इलाके में स्थित एक शांत सड़क तक यहाँ तक कि वह पहुँचते हैं, जहाँ साथियों रात के समय आवाजाही बहुत कम थी, बिल्कुल यहाँ तक कि बंद था।
दोस्तों यही उन्हें मौका मिल जाता है और जिसका साथियों वो इंतजार कर रहे थे। इसके बाद उनकी गाड़ी साथियों खालिद की मोटरसाइकिल से टकरा जाती है। टक्कर साथियों इतनी तेज होती है कि खालिद सड़क किनारे तुरंत गिर जाता है और साथियों उसे गंभीर चोटें लग जाती हैं। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि फिर कुछ ही देर के बाद वह पूरी तरह से शांत हो जाता है। दोस्तों इसके बाद वे लोग घटना स्थल को इस तरह से छोड़ने की कोशिश करते हैं कि पहली नज़र में यह केवल एक सड़क दुर्घटना लगे। जाने से पहले साथियों वो एक खालिद का मोबाइल फ़ोन अपने साथ ले जाते हैं और उसे बंद कर देते हैं। इसके बाद वे साथियों उसी किराए की गाड़ी को वापस कर देते हैं और अपने अपने साथियों घर लौट जाते हैं। दोस्तों फिर घर पहुंचने के बाद फैज़ल साथियों उस लड़की नूरा को तुरंत फ़ोन करता है और फिर कहता है कि सब कुछ योजना के अनुसार हो गया है, जैसा हम लोगों ने मिलकर के योजना बनाई थी। उसे साथियों पूरा विश्वास था कि जांच एजेंसियों को यही लगेगा कि यह केवल एक दुर्घटना है, लेकिन दोस्तों योजना बनाते समय उनसे एक बड़ी गलती हो गई। वे साथियों खालिद का मोबाइल फ़ोन अपने साथ ले गए। यही बात साथियों आप बता दूं कि खालिद के जो बड़े भाई थे फहद, वे साथियों उनको सबसे ज़्यादा खटकती थी और वह साथियों बार बार यही सवाल उठाता है कि अगर यह केवल सड़क हादसा था तो मोबाइल फ़ोन आखिर कहाँ गया। यही सवाल साथियों आगे चल करके पूरी जांच की दिशा बदल देता है। दोस्तों आपको बता दूं कि लड़का फहद लगातार अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा था। इसके बाद भी साथियों पुलिस बिल्कुल तकनीकी जांच शुरू करती है। जब साथियों नूरा के मोबाइल यहाँ तक कि कॉल रिकॉर्ड की जांच होती है, तब साथियों फिर लड़का फैजल के साथ उसकी लगातार बातचीत सामने आती है। दोस्तों यहीं से जांच को नई दिशा मिलती है। दोस्तों पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों और यहाँ तक कि डिजिटल सबूतों के आधार पर पुलिस साथियों वहाँ की पूरे मामले की कड़ियाँ जोड़ने में सफल हो जाती है। दोस्तों इसके बाद फिर नूरा और फिर फैजल, उसके दोस्त सईद और माजिस, दोस्तों चारों को हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जाती है। जांच साथियों पूरी होने के बाद मामला अदालत में प्रस्तुत किया जाता है, जहां साथियों आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है। दोस्तों यह पूरी कहानी केवल एक काल्पनिक कथा के रूप में प्रस्तुत की गई है। दोस्तों इसका उद्देश्य किसी भी देश या समाज या व्यक्ति की वास्तविक छवि प्रस्तुत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि साथियों यह दिखाना है कि किसी भी अपराध में छोटी सी गलती भी जांच एजेंसियों को सच तक पहुंचाने में मदद कर सकती है। इसलिए दोस्तों जीवन में हमेशा सही रास्ता चुनें और अपने परिवार का सम्मान करें और जहां भी रहें सुरक्षित रहें। दोस्तों यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।